अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान सीरीज़ का दूसरा लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूं, जो कि है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या मीटो, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या बगदाद पैक्ट 1955। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 1945 से 1991 तक सर्द जंग जारी रही। बेसिकली ये सर्द जंग दो नज़रियात की जंग थी, जो कि कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म है। अगर हम कैपिटलिज़म की बात करें तो इसका जो आइडिया है, इसकी जो थ्योरी है, वो हमें, अगर हम हिस्ट्रीज़ की देखें तो एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ द नेशन, जो कि लंदन से 1776 में मंजरेआम पर आती है, वहाँ से हमें मिलता है, जिसके मुताबिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल बाय द बुर्जुआजी होते हैं या लीड क्लास होते हैं। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, या ज़मीनें जायदादें हैं जहाँ से हमें प्रोडक्शन आती है। और ये अमीर लोगों से, एलीट क्लास या बुर्जुआजी इसको कंट्रोल करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म में होता है। कोई भी शख्स ज़मीन, गाड़ी, जायदाद, घर जो है वो रख सकता है। इसी तरीके से फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है। कोई भी शख्स आए मार्केट में अपनी चीज़ को बेच सकता है। जो भी उसके रूल्स और रेगुलेशन है उसको डेफिनेटली फॉलो करना होता है। और गवर्नमेंट का या स्टेट का उससे कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट जब देखती है कि आम लोगों की पहुंच से ज़रूरत की चीज़ें अगर दूर हो रही हैं या वो महंगी हो रही हैं, तो उस सूरत में स्टेट ज़रूर इंटरफेयर करती है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो पेप्सी कोला, कोका कोला या गोरमे कोला, किसी भी ब्रांड का आप मशरूब पी सकते हैं। ये चॉइस आपके पास होती है। अगर हम इसके कंपैरिजन के दूसरी तरफ अगर हम जाएं कम्युनिज़म की तरफ, तो कम्युनिज़म की जो थ्योरी है वो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में, वो भी यूरोप में ही मंजरेआम पर आया था। और उसके मुताबिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। स्टेट उसको ओन करती है। ज़मीनें, जायदादें, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़, सब कुछ स्टेट का होता है और स्टेट ही उसकी मालिक होती है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। डेफिनेटली जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब कंट्रोल्ड बाय द स्टेट हैं, तो फ्री मार्केट का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। और लोगों के पास जो है वो चॉइस भी वो होती है जो कि स्टेट या गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। मीन्स कि अगर स्टेट ने कह दिया है कि पेप्सी कोला ही मुल्क में अवेलेबल होगा, तो उसके मुकाबले में कोको कोला वहाँ की आवाम को नहीं मिलेगी मार्केट में, या गोरमे कोला या इसके अलावा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो कि इस तरह की चॉइसेस में आ जाते हैं। तो ये है कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म। तो बेसिकली इन दो थ्योरीज़ की ये जंग थी, जो कि 1945 से 1991 तक जारी रही। नाजरीन, इस वीडियो को सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सेंटो क्यों कायम किया गया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955। इसको कायम करने के मकासद क्या थे, पाकिस्तान इसमें क्यों शामिल हुआ, पाकिस्तान को इसमें शामिल होने के कितने फ़वाइद हुए, क्या क्या नुकसान पाकिस्तान को उठाने पड़े, और ये माहिदा कब ख़त्म हुआ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी कब डिज़ॉल्व हुई। आइए इन सब को डिस्कस करते हैं। नाजरीन, इराक़ के प्राइम मिनिस्टर नूरी सईद और तुर्की के सदर अदनान मेंद्रियस के दरमियान 24 फरवरी 1955 को एक माहिदा होता है, जिसे तारीख माहिदा बगदाद के नाम से जानती है। इसका हेडक्वार्टर बगदाद डिक्लेयर किया जाता है। 30 मार्च 1955 को बरतानिया इसमें शामिल होता है। 3 सितंबर 1955 को ईरान इसका रुकन बनता है। 23 सितंबर 1955 को पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता है। जून 1957 को अमेरिका बतौर मुबसर इसमें शामिल होता है। इसको हम माहिदा बगदाद भी कहते हैं, मीटो, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955 भी कहते हैं। और बेसिकली ये माहिदा या ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई थी टू स्टॉप कम्युनिज़म, कि इस माहिदे के रुकन ममालिक में कम्युनिस्ट लिटरेचर प्रोपेगेट ना किया जाए, उनके आइडियाज़ को प्रोपेगेट ना किया जाए, वहाँ की गवर्नमेंट्स को कम्युनिस्ट स्टेट्स या कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ओवरथ्रो करने की कोशिश ना करें, और ना ही
ان ممالک کے اوپر ڈائریکٹلی کمیونسٹ کنٹریز حملہ کر سکیں. تو بیسیکلی اس معاہدے کا مقصد کمیونسٹ جارحیت کو یا سوچ کو روکنا تھا. جی اس میں تبدیلی آتی ہے 14 جولائی 1958 کے انقلاب عراق کے بعد، کیونکہ عراق کوئٹ کر جاتا ہے معاہدہ بغداد سے، اس وجہ سے اس کا نام تبدیل کر کے سینٹو رکھا جاتا ہے، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، اور اس کا ہیڈ کوارٹر بغداد سے شفٹ کر دیا جاتا ہے ترکی کے شہر انقرہ میں. یہ معاہدہ یا آرگنائزیشن 1955 سے 1979 کے تک قائم رہی، اور انقلاب ایران کے بعد یہ معاہدہ یا یہ آرگنائزیشن ختم ہو جاتی ہے. پاکستان بھی اپنی رکنیت ختم کر دیتا ہے اس معاہدے سے، اور 1979 میں یہ آرگنائزیشن ڈیزالو ہو جاتی ہے. ناظرین، سینٹو یا معاہدہ بغداد کا اصل مقصد اشتراکی جارحیت کو روکنا تھا. اگر ہم اس کے مقاصد کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ افریقین جو ہیں وہ اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور یونائٹڈ رہیں گے. اسی طریقے سے ان کے افریقین کے درمیان اگر کوئی تنازعات ہیں تو ان کو وہ مل جل کر صلاح و مشورے سے پرامن طریقے سے ان کا حل نکالیں گے. اسی طریقے سے اشتراکی خطرے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اکنامک ٹائز کو بڑھائیں گے اور عوام کے معیار زندگی کو بھی بلند کریں گے، اور اگر بیرونی جارحیت کی صورت میں ایک دوسرے کی افریقین مدد بھی کریں گے. سینٹو کے ذیلی اداروں کی اگر ہم بات کریں تو سینٹو کا اعلیٰ اختیاراتی ادارہ کونسل تھی، جس میں تمام ممالک کے نمائندے شامل تھے. کونسل کی مدد کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں. اس میں ایک معاشی کمیٹی بھی تھی جس کا مقصد ممبران کی معاشی ترقی کے لیے اقدامات کرنا تھے، اور رکن ممالک کے شعبہ مالیات کے افسران اس میں شامل تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ماہرین کی ایک الگ کمیٹی بھی تھی جو معاشی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے قابل عمل منصوبہ بنا کر دیتی تھی. اگر ہم ملٹری کمیٹی کی بات کریں تو ملٹری کمیٹی میں ممبر ممالک کے چیف آف سٹاف شامل ہوتے تھے جو دفاع کے لیے عملی تدابیر اور منصوبہ بندی کرتے تھے. امریکہ کا فوجی مبصر اس میں شریک ہوتا تھا. اسی طریقے سے فوجی منصوبہ بندی گروپ کا ایک ادارہ بھی تھا جو دراصل فوجی تیاریوں کے معاشی پہلو کی نشاندہی کرتا تھا اور پلاننگ کرتا تھا. ناظرین، پاکستان سینٹو میں کیوں شامل ہوا؟ یہ وہی تمام وجوہات ہیں اس میں جو کہ ہم آلریڈی پاکستان کے سیٹوں میں شامل ہونے سے متعلق ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ میری سیٹوں سے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے اس لنک کو کلک کریں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. جی بہت ساری وجوہات ہیں کہ پاکستان سینٹو کا حصہ کیوں بنا یا ویسٹرن بلاک کا حصہ کیوں بنا. نمبر 1، کیپٹلزم اور کمیونزم کو دیکھیں تو اسلام کو کیپٹلزم زیادہ میچ کرتا ہے. اس میں مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ کنٹرول بائی دا پیپل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے فری مارکیٹ ہوتی ہے اور پیپل کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں کہ وہ جو بھی چیز جس بھی برانڈ سے خریدنا چاہے، تو کوئی قدغن نہیں لگاتا اسلام. تو ایک تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیپٹلزم ہمارے قریب تھا. دوسرے نمبر کے اوپر جو بیوروکریسی ہے، ہماری ملٹری بیوروکریسی ہے، یہ سول بیوروکریسی ہے، یہ ہمارا جتنا بھی نظام تھا وہ اسٹیبلش تھا بائی دا برٹش، اور برٹش کیپٹلسٹ کنٹری تھا، کیپٹلسٹ بلاک میں شامل تھا، تو ہماری ایفیلیشن تھی آلریڈی برٹش کے ساتھ، برٹن کے ساتھ. تو یہ بھی دوسری ریزن تھی. تیسرے نمبر کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اپنی بقا اور سالمیت کی جنگ لڑ رہا تھا. پاکستان کے ساتھ 1947 میں جو ہاسٹائل بیہیویئر انڈین پولیٹیشینس کی طرف سے دیکھنے کو ملا ڈیورنگ دا پارٹیشن، اس کی ایگزامپل تاریخ میں نہیں ملتی. ایسے پرابلمس پاکستان کے لیے کریٹ کیے گئے کہ پاکستان سروائیو ہی نہ کر پائے اور دوبارہ اکھنڈ بھارت کا حصہ بنے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر پرابلم ہے، جونو گڑھ اسٹیٹ کا ایشو ہے، یا مناوادر اسٹیٹ کا ایشو ہے. اسی طریقے سے نہری پانی کا مسئلہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مہاجرین، لاکھوں مہاجرین جو پاکستان میں آ گئے تھے ان کو سیٹل کرنا تھا. اسی طریقے سے ہر وقت انڈین جارحیت کا خطرہ بھی پاکستان کو رہتا تھا. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان چاہتا تھا کہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کرے، پاکستان ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے. تو ان ریزنز کی وجہ سے پاکستان نے ویسٹرن بلاک میں شامل ہونا کا فیصلہ کیا، اور اسی لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مئی 1954 میں دفاعی معاہدہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان 1954 میں سیٹوں میں شامل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان
सितंबर 1955 में सेंटो का रुकन बनता है। नाज़रीन, पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हुए सेंटो में शामिल होने से, तो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था। एक तो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इकनॉमिक एड प्रोवाइड की गई वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की तरफ से, और पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क में शुरू किए। दूसरे नंबर के ऊपर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी को बड़े पैमाने पर असलहा, आर्म्स एंड एमुनिशन प्रोवाइड किए गए, और इसी तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की गई, और पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत करने में कामयाब हुआ। और 1965 की जंग की एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि अपने से 4 गुना बड़े मुल्क को हमने कामयाबी के साथ जब उसने हमला किया तो हमने उसका दिफा किया। जी, इसी तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के वक़ार में भी डेफिनेटली इजाफा हुआ। पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जो सीटों का भी रुकन था और सेंटो का भी रुकन था, बरतानिया या अमेरिका के अलावा, जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री के करता धरता या ओनर्स थे। जी, तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की डेफिनेटली डिग्निटी में इजाफा हुआ, पाकिस्तान की बात दुनिया में सुनी जाने लगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के सेंटो में शामिल होने की वजह से पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, या कौन से मसाइल हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हुए, या कौन से नुकसानात हैं जो पाकिस्तान को उठाना पड़े, तो उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे जो करीबी हमसाया हैं चाइना, वो हमसे नाराज़ हुआ और उसको लगा कि पाकिस्तान अगेंस्ट कम्युनिज़म, अगेंस्ट चाइना, अमेरिका और कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की सफ़ में खड़ा हुआ है और ये दिफाई मुआहदात किए हैं। तो पाकिस्तान को अपनी करीबी हमसाया चाइना को भी ये बात बंडोंग कॉन्फ्रेंस में क्लियर करना पड़ी कि पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना है। इसी तरीके से डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं और पाकिस्तान इकनॉमिकली और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन मुआहदात में शामिल हुआ है। दूसरे नंबर के ऊपर हम ये देखते हैं कि रूस, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है और अलंबरदार था कम्युनिज़म का, उसकी मुखालफत भी पाकिस्तान को मोल लेना पड़ी। 1955 में ही रूसी हुक्मरान ख्रुश्चेव हम देखते हैं कि जब वो कश्मीर गए और अपने श्रीनगर क़याम के दौरान रूसी रहनुमाओं ने यह कहकर सलामती कौंसिल की करारदादों की नफ़ी की कि कश्मीर के अवाम ने यह फ़ैसला कर दिया है कि कश्मीर भारत ही की एक रियासत है और इस मसले को कश्मीरी अवाम ने ख़ुद ही हल कर दिया है। तीसरे नंबर के ऊपर अरब कंट्रीज़ हम देखते हैं कि उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को मुखालफत का सामना करना पड़ा और उनकी तरफ से भी नाराज़गी पाकिस्तान को मोल लेना पड़ी। तो ये वो तमाम नुकसानात हैं या चैलेंजेस हैं या मसाइल हैं जो पाकिस्तान को फेस करना पड़े। नाजरीन, सीटों की वजह से या सेंटो की वजह से या अमरीकी और मुआहदात की वजह से पाकिस्तान को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने काफ़ी डेवलपमेंट की, यहाँ पे डेवलपमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। इसी तरीके से डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान काफ़ी स्टेबल हो गया, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फ़वाइद हासिल हुए। और हम ये देखते हैं कि 1965 की जब जंग हुई और अपने पाकिस्तान से 4 गुना बड़े मुल्क ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अपना कामयाब दिफा किया और दुश्मन के दांत खट्टे किए। लेकिन 1965 की जंग में अमेरिका गैर जानिबदार रहा और जब पाकिस्तान ने उनकी तरफ देखा तो उनका कहना ये था कि ये जो सीटो है, ये सेंटो है, ये अमेरिकी मुआहदात हैं, ये कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ हैं और ये आपके जो इंटरनल मैटर्स हैं विद इंडिया उससे मुतल्लिक नहीं है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि 1971 में जब एक नॉन अलाइन कंट्री या गैर जानिबदार मुल्क इंडिया को मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही यूएसएसआर की और यूएसएसआर का मिलिट्री वफ़द वहाँ पर मौजूद रहा, वहाँ पर पाकिस्तान के किसी भी इत्तेहादी ने पाकिस्तान के 1971 की वार में हेल्प नहीं की, यहाँ तक कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो हम देखते हैं कि 1965 की जंग या 1971 की जंग में अमेरिका एक नाकाबिल एतबार हलीफ के तौर पर हमारे सामने आता है और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान सीटों से बेजार हुआ, सेंटो से बेजार हुआ और 1979 में फिर पाकिस्तान ने सेंटो को खैराबाद कह दिया। जी, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।